नमस्कार। विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया, वो होना ही था, सब उम्मीद जता रहे थे। जब उसे पकड़ा गया उज्जैन में, खैर पकड़ा क्या गया, वो खुद ही उसने अपने आप को सरेंडर किया, वरना किसकी इतनी हैसियत थी जो उसे पकड़ पाता, क्योंकि आंकड़े तो यही कहते हैं। वो निकल गया, इतनी सारी तमाम जो बंदोबस्त था उसको धता बताते हुए वहाँ पे उसने सरेंडर किया, और जिसे कई राज्यों की पुलिस नहीं पकड़ पाई, उसे पकड़ लिया वहाँ के एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड ने, और वहाँ के एक जांबाज पुलिस वाले ने इसमें थप्पड़ भी जड़ दिया पीछे से, और इसे वो अपनी बहादुरी समझ रहा है। जबकि जिसे थप्पड़ मारा उसने तो उसे देखा भी नहीं, पीछे से कोई किसी को मार दे इसमें खैर क्या है। लेकिन इनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर जिसका हुआ विकास दुबे का, उससे किसी को हमदर्दी नहीं है। वो अपराधी था, उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे थे जो उसके ऊपर चल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उसको मारा गया उस पर सभी को एतराज़ है, और पुलिस ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसने किसी का भी लिहाज नहीं किया, और तमाम तरीके से जो उसकी पुरानी स्टोरीज़ होती हैं उसी को यहाँ पे चेप दिया। और जो दुबे के दूसरे साथी थे उन्हें भी ऐसे ही मारा था, वो भी फेक इनकाउंटर हैं। वो तो खैर जिसे कोई थोड़ी आम समझ होगी उसे समझ जाएगा। और सबने कहा था कि नहीं, अब ये जा रहा है, ये पुलिस की गाड़ी से भागने की कोशिश करेगा, उसका हथियार छीनने की कोशिश करेगा, और ऐसा ही हुआ। और पुलिस खैर कुछ गलतियां भी करती है। स्टोरी जो होती हैं, या तो ये हो कि वो किसी अच्छे स्क्रिप्ट राइटर को पैसे दे, वो पैसा देना पसंद नहीं करते, कोई मुफ्त में लिख दे तो अलग बात है, क्योंकि पुलिस को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं कि जिस गाड़ी में वो जा रहा था वो गाड़ी जो है जब पलटी तो दूसरी गाड़ी हो गई। खैर इसमें कोई क्या कर सकता है। पुलिस के जो इनकाउंटर्स होते हैं वो 99.9% फर्जी होते हैं, और पिछले 2-2.5 बरस से जब से बाबा की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, तो दनादन इनकाउंटर हो रहे हैं। सब में एक जैसी स्टोरी है। एक किसी बदमाश की पता चलती है, वो किसी नहर के, किसी नाले के, किसी बम्बे के किनारे जा रहे होते मोटरसाइकिल पे, और वो रुके रहते हैं तब तक जब तक कि डीआईजी साहब, एसएसपी साहब ना आ जाएं बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर। फिर वो जो बदमाश होते हैं वो तमंचे से गोली चलाते हैं, जो सीधी बड़े अफसर की जो जैकेट होती है बुलेट प्रूफ, उस पर जाके लगती है, और अगर जैकेट ना होती तो साहब बहादुर मारे जाते। बहरहाल पुलिस जवाब में आत्मरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस में गोली चलाती है, और एक बदमाश मारा जाता है, मोटरसाइकिल छोड़कर भाग जाते हैं बाकी के 2 बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठाकर। ये ऐसी स्टोरीज़ हैं। एक बार मेरठ में इनकाउंटर हुआ था, बदमाशों के पास जो एक मोटरसाइकिल दिखाई थी, और मोटरसाइकिल में एक बूंद तेल भी नहीं था। खैर बहरहाल हम लोगों को यहाँ पर जो एतराज़ है वो दुबे के इनकाउंटर का या उसके साथियों के इनकाउंटर का नहीं है। ये है कि खुल्लम खुल्ला बड़ी बेशर्मी के साथ, बिना किसी लिहाज के, जिस तरीके से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को दरकिनार किया गया है, रूल ऑफ लॉ को दरकिनार किया गया है। और हमारी ये जो बातें कुछ लोगों को ये बुरी लगती हैं, या तो उन्हें तजुर्बा नहीं है, या हो सकता है कि वो ख़ुद पुलिस में हो, उनके परिवार का कोई सदस्य हो, लगती हैं। और बहुत सारे हमारे वकील साहिबान जिनसे ये तवक्को की जाती है कि भैया ग्रेजुएशन के बाद 3 साल तुमने वकालत में दिए हैं और अब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कम से कम तुम्हारी जो आम समझ है वो दूसरे लोगों से बेहतर होनी चाहिए। बहरहाल, और पुलिस पे जो इल्ज़ाम लगते हैं वो बहुत सारे लगते हैं, लोगों से बदतमीज़ी से बात करने के लिए, अभद्र भाषा के लिए। खैर वो छोटे मोटे, उसकी तो आदत सभी लोगों को है। वो तो लोगों ने, एक कहावत है हमारे यहाँ पे कि कुत्ते के काटने का और पुलिस की बात का, पुलिस की मार का बुरा नहीं मानना चाहिए। बहरहाल हम यहाँ पे कस्टोडियल डेथ्स की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर आंदोलनकारियों पर जो गोलियां चलाई गई हैं हम उसकी बात नहीं करेंगे। जैसा कि मायावती के राज में भट्टा पारसौर में हुआ, मुलायम सिंह जी के राज में वो मुजफ्फरनगर के रामपुर तरहा में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, दिग्विजय सिंह जो बड़बोला है उसने मुल्ताई में दर्जनों किसान मार डाले। और कांग्रेस ने तो खैर बहुत लंबे लंबे कांड किए हैं, हाशिमपुरा, मलियाना, मुरादाबाद की ईदगाह पर, तुर्कमान गेट पर। कुछ लोगों को ये अच्छे लगेंगे क्योंकि वहाँ पर दूसरा एंगल आ जाता है मज़हब का, क्योंकि लोग जो मौत होती है पुलिस के हाथों से, इस हिसाब से उसमें तय नहीं करते हैं कि ये जो है सही है या गलत है। वो देखते हैं कि पुलिस वाला उनकी जाति का है या मरने वाला उनकी जाति का है, उसकी बिना पर वो किसी हादसे पर दुख जाहिर करते हैं या फिर उसका बचाव करते हैं। जैसा कि पिछले साल
वो जो लड़का था एमएनसी में काम करने वाला विवेक तिवारी मारा गया, तो सारे जो ब्राह्मण थे वो तिवारी के साथ थे और सारे जो जाट थे वो पुलिस वालों के साथ थे। ऐसा ही एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें गाज़ियाबाद का एक लड़का था रणबीर नाम का, एमबीए किए हुआ था, देहरादून गया था नौकरी की तलाश में, किसी पुलिस वाले से बहस हुई और बड़ी ही बेदर्दी के साथ उसे फेक इनकाउंटर मार दिया। मरने वाला जाट था और मारने वालों में ज़्यादातर ब्राह्मण थे, तो उस वक्त हालात दूसरे थे। और उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। मेरठ में एक लड़की थी स्मिता भादुड़ी नाम की, अपने दोस्त के साथ जा रही थी, दोनों गाड़ी में जा रहे थे, पीछे से पुलिस की गाड़ी आई और बहादुर पुलिस वालों ने बिना देखे बिना जाने के अंदर कौन है अंधाधुंध गोलियां चला दी। और ऐसा ही आगरा में हुआ जब सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज की जो एक पीजी स्टूडेंट थी डॉक्टर सोनाली बोस, वो अपने दोस्त के साथ खाना खाकर रात को लौट रही थी, फिर हमारे जाबाज पुलिस वाले आए और अंधाधुंध गोलियां चला दी। दरअसल ये वो दावा करते हैं, मतलब बचाव करते हैं कि ये तो घटना मिस आइडेंटिफिकेशन की है। भैया मिस आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या था, कम से कम पता तो कर लेते, सीधे गोली चलाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर खौफ है, वो जिगर नहीं है क्योंकि तुम सही एक जेन्युइन इनकाउंटर कर सको। कनॉट प्लेस में हुआ था जिसमें प्रदीप गोयल नाम का एक व्यापारी हरियाणा का मारा गया था, एक जगजीत या जसजी जो नाम था दूसरे व्यापारी का, वो भी साथ में था। पुलिस को इस बात की खबर थी कि कोई बदमाश, शायद उसका नाम यासीन था, वो आ रहा है। अब पुलिस वालों ने दिन दहाड़े कनॉट प्लेस जो देश की राजधानी में, राजधानी का दिल है, वहाँ अंधाधुंध गोलीबारी की। खैर बहरहाल इन तमाम मामलों में जो कसूरवार हैं या तो जेल में हैं, सज़ा भी कुछ लोगों को हो चुकी है, कहीं केस चल रहे होंगे। हिंदुस्तान का यही तौर तरीका है। बहरहाल पुलिस के जुल्म को लेकर ऐसी बात नहीं है कि कोई रोकथाम करने की कोशिश नहीं हुई है। ये तो खैर पुराना कानून है 1861 का जो है, उसके हिसाब से तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि अंग्रेज़ों की जो हुकूमत रही तो शायद ही कोई ऐसा मामला सामने आए, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि जब अंग्रेज़ों ने कभी किसी भी चाहे वो अपराधी था या इवन क्रांतिकारी था, कोई भी था, उसे फेक इनकाउंटर में मारा हो। एनकाउंटर जो है वो जेन्युइन हुआ करता था। और चाहे भले चंद्रशेखर आज़ाद को जब घेरा गया अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, उन्होंने ख़ुद को गोली मारी और सिर्फ एक अंग्रेज़ जो कप्तान था वही था, बाकी तो सब हमारे हिंदुस्तानी पालतू कुत्ते थे। बाद में वो जो पुलिस वाला था वो दरोगा बना होगा, दरोगा डीएसपी बना होगा और डीएसपी साहब जो है वो एसपी साहब बने होंगे। और सबसे ज़्यादा जो जुल्म का दौर चला वो इमरजेंसी में चला और इसी वजह से जनता पार्टी की सरकार ने नेशनल जो है वो पुलिस कमीशन बनाया और उसने कई 7-8 सिफारिशें दी। और जो जब दूसरी सरकार आई इंदिरा गांधी की, तो जाहिर सी बात थी जैसा होना था, उन्होंने इन तमाम सिफारिशात को खारिज कर दिया। इसी को लेकर दो जो भूतपूर्व पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। 10 बरस बाद उसका फ़ैसला आया, उस पर कुछ गाइडलाइन दी सुप्रीम कोर्ट ने। ये अलग बात है कि माना किसी को भी नहीं गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ने ही रामपुर, तराया, मुजफ्फरनगर में पुलिस से जुल्म कराया हो, या उत्तराखंड में, या मायावती ने भट्टा पासौल में। भारतीय जनता पार्टी के खाते में तो बहुत कम जो हैं वो ऐसी अचीवमेंट हैं जुल्म के। या तो ये उत्तर प्रदेश में कुछ फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं तो ये जुल्म इसलिए नहीं कहा जा सकता लोगों के दिमाग में, क्योंकि जिन्हें शिकायत उन्हें वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ की शिकायत है कि वो खुद ही फैसला कर रहे हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर इसमें हिस्ट्री शीटर हैं, जराइम पेशा हैं, गुनहगार हैं। या फिर मंदसौर जो है मध्य प्रदेश, वहाँ कुछ गोली चली, वहाँ पे कुछ किसान मारे गए। लेकिन दूसरी पार्टीज़ का, ख़ास तौर से कांग्रेस का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी ख़राब रहा है। हाशिमपुरा, मलियाना, मुरादाबाद का जो ईदगाह वाला कांड है, या दिल्ली का तुर्कमान गेट, और इसके अलावा कांग्रेस के खाते में तो ऐसी ऐसी उपलब्धियां हैं कि शायद उसके जो समर्थक हैं उन्हें ये बात मालूम ही ना हो, क्योंकि अब तो सभी नए लोग उभर कर सामने आ रहे हैं, किसी को ज़्यादा इल्म नहीं है, सबको ज़बान दराजी करनी है, टेलीविज़न पर जाना है और रातों रात प्रवक्ता बन जाना है। कांग्रेस ने बस्तर के राजा प्रवीर भंज देव को बड़ी ही क्रूरता के साथ और बड़ी ही नाइंसाफ़ी के साथ मारा। 1966 की घटना है ये। प्रवीण भंजदेव राजा थे, आदिवासियों की बातों को आगे बढ़ चढ़ कर उठाया करते थे, विधायक भी थे, और उनकी सत्ताधारियों से बनती नहीं थी। और वहाँ भी एक्सक्यूज़ देखिए पुलिस ने वहाँ पे कोई उनका आदिवासियों का परंपरागत त्यौहार था, वो राजा के पास आए थे इजाज़त लेने के लिए कि हम शिकार की शुरुआत करेंगे। उनके पास भी धनुष बाण थे। पुलिस फोर्स पहुँची, उसने
अंधाधुंध गोलियां चलाईं, फिर ये भरोसा दिया राजा को कि ठीक है सरेंडर कर दीजिए, लोगों से कुछ नहीं कहा जाएगा। राजा ने यकीन किया क्योंकि राजा बड़े दिल का आदमी था, और वो बाहर निकला राजा, और बिरुकेसी ने फिर अपने जो ऊपर के साहब लोग थे, जो ऊपर के उनके आका थे, उनके हुक्म का पालन किया और बड़े ही शर्मनाक तरीके से और बहुत सोच समझकर राजा प्रवीर भंज देव को गोली मार दी। ऐसा ही हुआ 1985 में, जब भरतपुर के राजा मान सिंह को पुलिस ने भरे बाज़ार में गोली मार दी। राजा मान सिंह कई मरतबा के विधायक थे, तो पूरे राजस्थान में, और राजस्थान में नहीं पूरे देश के जाट समुदाय में बहुत ज़बरदस्त गुस्सा और रोष पैदा हुआ, क्योंकि उस वक्त जो सियासी समीकरण थे उसमें कांग्रेस अफोर्ड कर सकती थी जाटों की नाराज़गी, तो उसने फ़िक्र नहीं की, जैसा कि इस वक्त की जो सरकार है उत्तर प्रदेश की ये सोच रही है कि वो अफोर्ड कर सकती है। हमारे जो महाराज जी हैं वो खुद रोए थे संसद में, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि अब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गोरखपुर मठ की जो पुरानी सियासत चल रही है, कभी उसमें दो जातियों के बीच में एक राइवली थी, एक प्रतिद्वंदिता थी, और इससे पहले महंत अवैधनाथ जी और महंत दिग्विजयनाथ जी ने तो खैर बहुत ही जो है समझदारी का परिचय दिया और इन तमाम चीज़ों को छोटे स्तर पर नहीं आने दिया। लेकिन बहरहाल अब ये दौर ही गिरावट का है, इसलिए किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता है, और हर आदमी अपने अपने तरीके से इस बात को डिफेंड कर रहा है। ब्राह्मणों का एक तबका नाराज़ है, वो सरकार पर जातिवाद का इल्ज़ाम लगा रहा है, और जातिवाद कौन सा, उनका कहना है कि ठाकुरवाद की सरकार चल रही है। तो ये ऐसी सरकार तो है नहीं जैसा कि बसपा में जाटों की चलती है या समाजवादी पार्टी में यादवों की चलती है। पटवारी, दरोगा, एसडीएम, तहसीलदार, एडवोकेट जनरल या डीजीपी आपकी जाति के लग गए, तो इसका मतलब ये जात पात थोड़ा ना है। अब कल को सरकार बदल जाएगी तो ये लोग तो दोबारा से जाके दंडवत हो जाएंगे किसी दूसरी पार्टी की सरकार के सामने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अचानक जिस जाति की आजकल सरकार में वर्चस्व की बात कही जा रही है, वो अचानक ही 2017 में प्रकट होगी हो। उसके जो लोग थे जो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं वो उससे पहले भी थे, और वो सत्ता के समीकरण को साधने की जो शक्ति है, जो शातिराना जो एक आदत होती है, फितरत होती है, वो ऐसे लोगों के अंदर होती है। कल को जब सरकार बदलेगी तो आप देखिएगा कि ये तमाम लोग जो आज जाति का कार्ड खेल रहे हैं वो जाकर फिर दूसरे लोगों के सामने झुक जाएंगे, उनकी कदमबोसी करने लगेंगे। लेकिन जो लोग पूरी की पूरी जाति पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन्हें बात समझनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि तमाम लोग एक जैसे हों, सब लोगों को दुख है, और इसमें जात पात और धर्म क्या करेगा। जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है, और इसमें किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब समाज जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसमें आप किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ़ जाकर या उसे नाराज़ कर आप कम से कम डेमोक्रेसी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों का ये इल्ज़ाम भी है कि मुंबई बम ब्लास्ट में हज़ारों लोगों को मार दिया गया, लेकिन कभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। अपराधी भाग गए और उनके जो घर वाले थे उन्होंने बहुत ही दबंगी के साथ मुंबई पे हुकूमत की। उनका तमाम वर्चस्व रहा, हज़ारों करोड़ की उनकी संपत्ति बरकरार रही, और दाऊद इब्राहिम के ख़िलाफ़ जो खड़े हुए थे, जिन्होंने खुद दाऊद इब्राहिम के दिल में एक भय उत्पन्न कर दिया, जिसमें कि मान्या सुरवे, माया डोलास, उनको किसने मारा? उनको दाऊद इब्राहिम ने नहीं मारा, उनको मारा मुंबई पुलिस ने। खैर बहरहाल ये तमाम बातें, लोगों को गुस्सा है कि भाई आप इस तरीके से आप जो करते हैं, और रहा सवाल कि जनता खुश है, तो जनता की खुशी मायने नहीं रखती। मल्टी पार्टी का जो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो सेटअप है, इसमें क्या है, जो सरकार है उसे 30-35% वोट मिल जाते हैं, वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती है पार्टी जो भी है। लेकिन फिर भी 60-65% लोग तो हमेशा सरकार के ख़िलाफ़ ही रहते हैं। तो देश जो है वो संविधान से चलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से चलना चाहिए, आइन से चलना चाहिए। किसी पार्टी के किसी नेता को लगता है कि नहीं साहब ये तो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, उत्तर प्रदेश सरकार से पूछो, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया से पूछो कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो कहेंगे कानून व्यवस्था, इनकाउंटर्स, ठोक दिया जाएगा। लोग खुश होते हैं, खुश होने दीजिए, क्या कर सकते हैं। हिंदुस्तान में वक्त ने हमेशा फ़ैसला किया है, महाशक्तिशाली लोगों को भी जनता ने सबक सिखाया है, तो हमें जनता की समझ पर भी यकीन रखना होगा। विकास दुबे तो हर जगह है,
हर शहर में, हर कस्बे में जाकर मालूम कीजिएगा जो मुकामी लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, कि भाई कौन है, कौन पुलिस के साथ उठता बैठता है, कौन पुलिस की मुखबरी करता है, कौन पुलिस वालों के लिए तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, खाने पीने से लेकर उनके मनोरंजन की, कौन इसका इंतज़ाम करता है, किसके संरक्षण में तमाम तरह के गैर कानूनी काम चलते हैं, अतिक्रमण चलता है, डग्गे मार वाहन चलते हैं, शराब चलती है, प्रोस्टिट्यूशन का काम चलता है, किसके कहने पर चलता है। और क्या बदलेगा हिंदुस्तान में? ये पता नहीं कौन सा कानून है, कौन सी साइकोलॉजी है कि पुलिस जो है वो रात को जाती है, रात को हर दबिश में, हर इनकाउंटर में रात को जाती है। दुबे की घरवाली 100 लोगों से रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक पूछताछ की। भाई रात में क्या कोई आप कौन से हो, क्या कोई चमगादड़ की प्रवृत्ति के लोग हो जो सिर्फ रात में ही आप काम करेंगे? ऐसे दुबे के केस में हुआ था। उन्होंने कहा कि 4-5 घंटे पहले मुखबिर ने खबर दे दी कि हमला होने वाला है, और खैर उन जिन पुलिस वालों ने खबर की उनका कुछ नहीं बिगड़ा। और पुलिस वालों में अगर दम होता तो वो जब इस दुबे के ऊपर शुक्ला के जो मिनिस्टर थे, स्टेट मिनिस्टर के जिनको दर्जा प्राप्त था, उनकी हत्या का इल्ज़ाम लगा और इन तमाम पुलिस वालों ने 25-30 पुलिस वाले तक गवाही दे दी होती तो ये नौबत ही ना आती कि 8 और पुलिस वाले बेचारे इस तरीके से रात के अंधेरे में मारे जाते। और कुछ नहीं बदलेगा, रात को दबिश नहीं बदलेंगी। और सबसे जो गलत बात है, जो इन तमाम बातों की एक बहुत बड़ी वजह है, वो है आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। जैसे कि मिश्रा जी जो इस दुखद घटना में जो जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, वो भी पहले सिपाही भर्ती हुए थे, उन्होंने इम्तहान दिया, सब इंस्पेक्टर बने, फिर उन्होंने एक इनकाउंटर किया तो फिर आउट ऑफ टर्न वो इंस्पेक्टर बने, फिर एक और इनकाउंटर किया तो आउट ऑफ टर्न वो डीएसपी बने। तो अच्छा, एक सबसे अजीब बात यह है कि अगर किसी इनकाउंटर की जांच होती है और वो फर्जी पाया जाता है तो सज़ा किसे भुगतनी पड़ती है? किसी आला अधिकारी को नहीं। कभी नहीं सुना कि एसपी साहब, डीआईजी साहब, आईजी साहब, एडिशनल डीजीपी साहब, डीजीपी साहब, होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, इन्हें कोई सज़ा हुई हो। ये सब छूट जाते हैं, बेचारा फंसता वही है जो हमारी पुलिस का 95% जो हिस्सा होता है, वो कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जो खुद किसी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है और उनके सामने भी मजबूरी होती है। क्या करें, ना माने हुक्म अपने आला अधिकारी का, अपने जो सियासी बॉस हैं उनका, तो उसकी ज़िंदगी को वो ख़राब करके रख देते हैं। बहरहाल ये सब जिम्मेदारी मीडिया की, न्यायपालिका की, इन सब की है कि वो दबाव बनाएं, पुलिस सुधारों का दबाव बनाएं, पुलिस को जो पॉलिटिकल जो बंधन है उससे मुक्त करें कि वो फैसले ले सके खुद। और ख़ुद फैसले लेने का मतलब ये नहीं है कि उसे आज़ादी मिल गई, आज़ादी मिल गई, क्योंकि जो हमारे जो पुलिस सुधार के जो तमाम आयोग वगैरह बनते हैं उसमें ज़्यादातर पुराने पुलिस के जो अफसर होते हैं उन्हीं को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और वो उनकी सबसे बड़ी मांग क्या, वो चाहते हैं कि साहब एक तो पुलिस वाले का ट्रांसफ़र ना हो एक निश्चित सीमा जो अवधि है उससे पहले, अवधि से पहले, और दूसरा ये कि जो मुलजिम होता है जिसे पुलिस वाले पकड़ कर लाते हैं, वो जो पुलिस के सामने पुलिस स्टेशन में बयान देता है उस बयान को अदालत में मान लेना चाहिए। ये कहर बरप जाएगा, ये नामुमकिन है। अगर ऐसा हो गया तो पुलिस वाले किसी को भी उठा कर लाएंगे। जो हमारे जो सरकारी पत्रकार हैं, क्या नाम है उनका, अर्नब गोस्वामी साहब भी बहुत लंबी चौड़ी बातें कहते हैं, वो तो खैर हिमायत करते हैं। एक तो ये अपने भाई गोस्वामी साहब, दूसरा जो चौधरी साहब हैं जी न्यूज़ वाले, जिन्होंने एक चैनल पे 1 महीने का बैन लगवाया था और शायद खुद भी वो तिहाड़ गए थे कुछ दिनों घूमने के लिए। तो ये गोस्वामी साहब जो थे उनको मुंबई पुलिस ने रोका था अभी कुछ सोनिया गांधी मामले में। अगर ये कानून पास हो जाए जो पुलिस सुधार में मांग की जाती है, तो गोस्वामी साहब पुलिस साहब को उल्टा लटका के आपसे ये कबूल करवा लेती कि आप किसी बड़े षड्यंत्र में शामिल थे। उसके बाद वो अदालत में मान्य होता और फिर आपको वो वकील भी नहीं बचा पाते जिनकी आपने खूब लानत मलानत की थी जब वकीलों का और दिल्ली पुलिस का झगड़ा हुआ था। बहरहाल और वकील साहिबान, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिमायत करते हैं इसके ऐसी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की। भाई आप तो वकील हैं, आप तो कानून के जानकार हैं, ज्ञान आपको नहीं है। हमें ही पता है कि अपराधी छूट जाता है और ये सिस्टम ये होता वो होता है, तो आप तो वकील हैं, आप तो कानून की बात कीजिए। आप तो कानून के ज़रिए लोगों को सबक सिखाने की बात कीजिए। तो सभी लोगों के, समाज के प्रबुद्ध नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो इस पुलिस की ज़्यादती को रोकें। ये बात भी सही है कि दुनिया में कोई समाज, कोई देश बिना पुलिस के नहीं चल सकता है। और जो जनता की जो प्रतिनिधि होती है वो पुलिस होती है, अपराधी नहीं होता है।
और यही वजह है कि लोगों का सरकार में, लोकतंत्र में और पुलिस में, सब में यकीन बना रहे। तो तमाम चीज़ें जो हैं उसे सही तरीके से कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी अपराधी, कोई भी संगठन वो स्टेट से ताकतवर नहीं हो सकता। स्टेट के पास असीमित संसाधन होते हैं, वो किसी भी तरीके से अपराध को और अपराधी को रोक सकती है, बशर्ते उसकी नीयत में फितूर ना हो, उसकी सोच, उसकी जहनीत ईमानदारी भरी होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।